हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। अब आप लोग मेरे वीडियोस को अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी देख सकते हैं। इस पर आपको मेरे सभी यूपी टीईटी सीटेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे। उस पर मैं आपके लिए कोर्सेज लाता रहता हूं, तो इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा और नीचे दिए लिंक से जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में आज हम लोग एक नया पार्ट लेकर आए हैं। आज की इस क्लास में हम लोग इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। काफ़ी लोग कह रहे थे कि इंग्लिश और संस्कृत की वीडियोस नहीं ला रहे हैं, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस देख सकते हैं। मैं डेली आपके दो सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये दोनों सब्जेक्ट आप लोग देखते रहिए। एक सुबह लेकर आता हूँ और दूसरी शाम को लेकर आता हूँ। तो आज सुबह मैं आप सबके लिए लेकर आया था हिंदी का एक पार्ट, और आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे जो कि 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है प्रत्येक सब्जेक्ट की। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं आपके लिए पहले ही ला चुका हूँ। पार्ट 2 में आज हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को व्याख्या सहित देखेंगे, और हिंदी में प्रत्येक चीज़ का मैं आपको आंसर बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और संस्कृत की क्लास में आपके लिए कल लाया था, तो आप लोग उसे भी जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब देखते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। उसके पास में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस इज। इग्नोरेंस शब्द दिया गया और इसकी आपसे एडजेक्टिव फॉर्म पूछी गई है। तो इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान, और ये नाउन के अंतर्गत आता है। तो इसका आपको एडजेक्टिव बताना क्या होगा? इग्नोर होगा, इग्नोरिंग होगा, इग्नोरेंट होगा, या फिर इग्नोर्ड होगा। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों जो दिए गए हैं, ये तीनों आ गए आपके वर्ब के अंतर्गत। बचा इग्नोरेंट। इग्नोरेंट ही एडजेक्टिव फॉर्म होती है। तो इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब होता है अज्ञानता या फिर अज्ञानी। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। इसमें आपको वर्ब भरना है। क्या भरा जाएगा? देखिए बिल्कुल इजी है। क्या दिया गया? दिस मैंगो फिल इन द ब्लैंक स्वीट, टेस्टी, टेस्ट, टेस्टिंग, या फिर टेस्ट्स। तो देखिए दोस्तों, दिस मैंगो लिखा हुआ है, और ये सेंटेंस जो आपको दिया गया, बेसिकली ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिया गया है। तो इसमें आप लोग जब यहाँ पर सिंगुलर नंबर होता तो वर्ब में यस या ईएस लगाया जाता। तो टेस्ट जो दिया गया वो वर्ब है, और जब सिंगुलर नंबर है तो इसमें एस लग जाएगा, यानी कि टेस्ट हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन में दिया गया टेस्ट, यही सही हो जाएगा। दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, ये वाला डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, इसके लिए आपको टेंस आने बहुत ही जरूरी है। लगभग मान के चलिए कि 1 से 2 नंबर के टेंस निश्चित पूछे जाएंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी मेड प्लूरल बाय द एडिंग अ सफिक्स इन। दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था। उसमें री आपको सब में प्रीफिक्स लगाना था, और ये सफिक्स से संबंधित है, यानी कि सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, और ईएन किस में लगेगा ये बताना है। फॉक्स में, वॉक्स में, ऑक्स में, या फिर टैक्स में। तो दोस्तों, ईएन लगा के प्लूरल बनता है, वो ऑक्स का बनता है, ऑक्सेन कहा जाता है। तो ये ऑक्स का प्लूरल जो होता है ऑक्सेन हो जाता है, OXEN, याद कर लीजिए आप लोग। और बाकी फॉक्स, बॉक्स और टैक्स जो है, इसमें ईएस लगाया जाता है। फॉक्सेज, बॉक्सेज और टैक्सेज। कहीं कहीं आपको केवल टैक्स लिखा हुआ मिलेगा, तो ये भी कहीं कहीं प्लूरल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। फिल इन द ब्लैंक। आई स्पीक टू द प्रिंसिपल फॉर 1 डे लीव। कैन, मे, मस्ट, या फिर शुड। तो दोस्तों, जब किसी अपने से बड़े के लिए कोई, या फिर किसी अधिकारी के लिए कोई चीज़ कही जाती है, तो उसके लिए हमेशा आज्ञा ली जाती है। तो और आज्ञा के लिए मे का प्रयोग किया जाता है मेनली। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो होते हैं दोस्तों, मॉडल वर्ब के अंतर्गत आते हैं। इन्हें मॉडल वर्ब कहा जाता है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ये सभी मॉडल वर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो मे का अर्थ हमेशा आज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये बन जाएगा, मे आई स्पीक टू द प्रिंसिपल फॉर द 1 डे लीव। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ये दोस्तों 4 स्पेलिंग दी गई कॉन्टिन्यूअस की, और इसमें से आपको सही स्पेलिंग बतानी है। कॉन्टिन्यूअस का हिंदी में अर्थ जो होता है वो निरंतर होता है, यानी कि लगातार। अब आपको केवल इतना बताना है सही स्पेलिंग कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन में दी गई CONTINUOUS। कॉन्टिन्यू से बना हुआ है, कॉन्टिन्यूअस, और बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यही इसकी सही स्पेलिंग है। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द इटेलाइज्ड वर्ड। दोस्तों, इटेलाइज्ड वर्ड कभी कभी दे दिया जाता है, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं इटेलाइज्ड वर्ड क्या होता है। तो दोस्तों, जब आप लोग सेंटेंस सही से पढ़ेंगे, तो आपको जो टेढ़े लिखे हुए अक्षर मिलेंगे, यानी कि जो थोड़े से तिरछे लिखे हुए होंगे और अन्य से अलग दिख रहे होंगे, वही इटेलाइज्ड वर्ड कहलाते हैं। तो इसमें देखिए, नमिता वोर अ डार्क ग्रीन साड़ी
ऑन हर वेडिंग। तो दोस्तों इसमें देखिए डार्क ग्रीन जो लिखा हुआ है ये इटलाइज्ड वर्ड के रूप में लिखा हुआ है। नमिता ने डार्क हरे रंग की साड़ी अपनी शादी पर पहनी। तो डार्क हरा रंग क्या होगा, डार्क ग्रीन रंग क्या होगा, ये नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये देखिए साड़ी की विशेषता बता रहा है डार्क ग्रीन, तो यानी कि एडजेक्टिव होते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता के लिए प्रयुक्त होते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिल इन द करेक्ट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द हायर यू गो फिल इन द ब्लैंक हार्डर यू फॉल। एज, सो, द या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए दोस्तों एज की यहाँ कोई ज़रूरत है नहीं है और ना ही सेंटेंस सही से कंप्लीट होगा, ना ही सो लगेगा, यहाँ पर द लगेगा। द हायर यू गो द हार्डर यू फॉल। यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। ये लिरिक्स दी हुई है आपको और ये इसे कंप्लीट करना है आपको। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और पिछली बार भी बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, वन हु फील्स एट होम इन एवरी कंट्री इज कॉल्ड। मेट्रोपॉलिटियन, सिटीजन, डेनिजन या फिर कॉस्मोपॉलिटियन। तो दोस्तों क्या उसे क्या कहा जाता है, जो कि प्रत्येक देश को अपना घर समझता है, तो इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, इसे कॉस्मोपॉलिटियन कहा जाता है। सर्वदेशी यानी कि सर्वस्व, सर्ववादी, ये इसकी हिंदी होती है और इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन जो होता है, मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है नागरिक यानी कि राजधानी में रहने वाला यानी कि राजधानी से संबंधित जो हो। इसका डेनिजन जो होता है, डेनिजन का मतलब होता है निवासी। दोस्तों अब आप लोगों को सिटीजन का मतलब कमेंट बॉक्स में बताना है। सिटीजन का हिंदी में मतलब क्या होता है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अपने आंसर जरूर अधिक से अधिक संख्या में देते रहें, बाकी मैंने आपको इससे संबंधित सभी चीज़ें बता दी हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नो सूनर फिल इन द ब्लैंक सी विंड द टॉय देन इट स्टार्टेड डांसिंग। डिड, डज, हैज़ या फिर हैड। तो दोस्तों इसमें आपने पढ़ा होगा नो सूनर के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है और ये पूरा यहीं से बनता है नो सूनर डिड। तो डिड यहाँ पर लगेगा दोस्तों। नो सूनर डिड सी विंड द टॉय देन इट स्टार्टेड डांसिंग। सी ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यही क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपसे पूछा था। द अपोजिट ऑफ द वर्ड डल इज। डल का अपोजिट मैंने पूछा था। डल का मतलब क्या होता है, डल का मतलब होता है सुस्त। तो इसका आपको अपोजिट बताना है, क्या होगा, क्लेवर होगा, कलर्ड होगा, ब्राइट होगा या फिर यूथफुल होगा। तो डल का जो अपोजिट वर्ड होता है वो ब्राइट होता है, यानी कि एक्टिव भी कह सकते हैं उसे हम, ब्राइट कह सकते हैं। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिंस द प्रिंसिपल वाज ऑन लीव द मीटिंग हैड फिल इन द ब्लैंक। पुट ऑफ, पुट अप, पुट डाउन या पुट इन। तो दोस्तों सिंस द प्रिंसिपल वाज ऑन लीव यानी कि जब प्रिंसिपल छुट्टी पर थे तो मीटिंग क्या स्थगित कर दी गई। स्थगित की आपको इंग्लिश बतानी है, फ्रेजल वर्ब एक प्रकार की है। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पुट ऑफ इसमें यहाँ पर आएगा। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, तो यही यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वन फिल इन द ब्लैंक अवॉइड बाय द लॉज। मे, कुड, नीड या फिर शुड। तो इसमें आपको बताना है कि क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों किसी को भी, अवॉइड का मतलब क्या होता है, अवॉइड का मतलब होता है पालन करना। प्रत्येक व्यक्ति को नियमों का पालन करना चाहिए, तो चाहिए के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है और ये एक प्रकार का आपसे बात कही जा रही है, यानी कि जब चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो वहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वन शुड हो जाएगा। वन शुड अवॉइड बाय द लॉज। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ही विश दैट सी फिल इन द ब्लैंक गेट वेल सून। मे, माइट, शुड, विल। तो ही विश दैट सी माइट हो जाएगा। यहाँ पर क्यों माइट हो जाएगा, देखिए जब यहाँ पर ये सेंटेंस बना है, विश्ड लिखा हुआ है। विश्ड किस प्रकार का सेंटेंस है, ये देखिए पास्ट टेंस में बना हुआ सेंटेंस है और जब ये पास्ट टेंस में बना हुआ है तो आगे जो आपके यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा मॉडल वर्ब, वो भी हमेशा पास्ट में ही प्रयोग किया जाएगा, तभी सेंटेंस करेक्ट होता है। तो देखिए माइट हो गया, शुड हो गया, ये विल हो गया। ये मेनली जो प्रयोग किए जाते हैं ये प्रेजेंट टेंस के लिए प्रयुक्त होते हैं और माइट जो होता है ये मे क्या का माइट हो जाता है जो कि पास्ट टेंस में प्रयुक्त होता है। तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इट्स नो वेटर फिल इन द ब्लैंक ओवर द स्प्लिट मिल्क। टू क्राई, क्राइंग, एट क्राइंग या फिर ऑफ क्राइंग। तो यहाँ पर दोस्तों टू क्राई हो जाएगा। इट्स नो बेटर टू क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क। आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आंसर जरूर देते रहे ताकि आप लोगों को पता चलता रहे। इसीलिए दोस्तों मैं प्रत्येक ऑप्शन को पढ़ देता हूँ। काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि सिर्फ सही वाला ऑप्शन पढ़ा करिए, तो दोस्तों इससे फिर आप लोगों को समय नहीं मिल पाएगा बिल्कुल भी, जिससे कि आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे सकें। और जब आप लोग स्वयं आंसर देंगे तब आप लोगों को जल्दी से वो चीज़ समझ में आ जाएगी और याद बनी रहेगी। वैसे भी मैं आपको बाद में प्रत्येक ऑप्शन बता देता हूँ, लेकिन यदि आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइएगा, मैं सिर्फ सही ऑप्शन
ऑप्शन ही बताया करूंगा। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से देखते रहिए। अगर इनमें से किसी चीज़ की आपको इंग्लिश समझ में ना आ रही हो, हिंदी ना समझ में आ रही हो, तो वो चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वैसे मैं ऐसी कोई चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम आए, कोई चीज़ समझ में ना आए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ही ले ऑल नाइट ऑन हिज स्लीपलेस पिलो, द अंडरलाइन इज एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल, इनोडोच, ट्रांसफर्ड एपिथेट या फिर नन ऑफ अबव। तो दोस्तों इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है कि स्लीपलेस पिलो में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट इसमें है और सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर इनकेपेबल ऑफ बीइंग वाइप्ड आउट आउट और इन इफेंस्ड। यानी कि दोस्तों इसमें आपको बताना है इनकेपेबल ऑफ, यानी कि जो चीज़ अमिट हो, मिटाई ना जा सके, इसका बताना। तो क्या होगा, इरिवोकेबल, इनलिजिबल, इंडेलिबल या फिर इनविजिबल। तो दोस्तों इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडेलिबल जो लिखा हुआ है ये इसके अर्थ में प्रयुक्त होगा वन वर्ड, और इसका मतलब भी होता है अमिट, जिसे मिटाया ना जा सके, और यही इसका मतलब है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, विच स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट द करेक्ट टेंस फॉर्म। देखिए दोस्तों ये आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं और इनमें आपको ये बताना कौन सा करेक्ट फॉर्म में नहीं दिया गया है। ही विल कॉल इफ यू कॉल हिम, ही वुड कम इफ यू कॉल्ड हिम, ही वुड हैव कम इफ यू हैड कॉल्ड हिम, ही विल गेट वेट इफ इट रेंड। तो इसमें आपको सही सेंटेंस बताना है कि कौन सा सही है, किसमें टेंस का सही से प्रयोग किया गया है और किसमें नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसका आपका सी नंबर ऑप्शन जो दिया गया, ही वुड हैव कम इफ यू हैड कॉल्ड हिम। तो दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, यही जो दिया गया है बिल्कुल गलत दिया गया है। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, द इंटोनेम ऑफ ह्यूमन इज। इसका ह्यूमन का आपको इंटोनेम बताना। तो दोस्तों इसके लिए पहले आपको ह्यूमन का मतलब पता होना जरूरी है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दयालु, मानवीय कह सकते हैं या दयालु कह सकते हैं। तो इसका जो अपोजिट होगा वो कैसा होगा, क्रूअल कहा जाता है इंग्लिश में, या फिर अमानवीय कह सकते हैं। तो क्या होगा, इन ह्यूमन होगा, अनह्यूमन होगा, अनह्यूमन या फिर मिस ह्यूमन। तो दोस्तों इन इसमें लगा दिया जाता है आगे, तो वो इसका एंटोनिम बन जाता है। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इन ह्यूमन इसका मतलब होता है अमानवीय। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा की आपने मेरी पिछली वीडियोस ना देखी हैं तो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 नाम से मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। वहाँ पर जाकर आप लोग मेरी सभी पिछली वीडियोस को जरूर देख लें और उन्हें देखकर अपनी अच्छे से प्रिपरेशन जरूर करते रहें, क्योंकि डेली आपके पास एक दिन कम होता जा रहा है और इसे आप लोग बिल्कुल भी वेस्ट मत करें। जितने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो 6 जनवरी को ही होने वाला है। इसमें कोई भी अभी तक परिवर्तन नहीं आया है और ना ही कोई उम्मीद लग रही कि परिवर्तन होगा। और दोस्तों साथ ही साथ आप लोग अपने फॉर्म भी जल्द से जल्द फिल कर दें, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। जितना आप लोग लेट करेंगे उतनी ही आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ज़्यादा लेट ना करें और अपने फॉर्म जरूर फिल कर दें। अब इसका अगला क्वेश्चन है, रिगार्डिंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये दोस्तों आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए, 4 नहीं बल्कि 3 ही दिए गए, चौथा तो नन ऑफ एबव दिया गया है। तो इनमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। इट इज़ लेस डेफिनिट देन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इट इज़ मोर डेफिनिट देन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इट गिव्स मोर स्टेटमेंट व्हाट विल हैपन एज अ मैटर ऑफ रूटीन। तो दोस्तों इसमें आपको ये बताना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में देखिए कोई बात कही जाती है तो कैसे कहा जाता है, कुछ कार्य कर रहा होगा, ऐसे कहा गया। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जब बात होती है तो कहा जाता है कि वह कार्य कर रहा है और रहा होगा में देखिए काफ़ी डिफरेंट है। और इसमें देखिए जो फ्यूचर वाला होगा वो लेस डेफिनिट होता है। तो दोस्तों इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इट इज़ लेस डेफिनिट देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जब बल्कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो होता है वो ज़्यादा डेफिनिट होता है। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ही विजिटेड मी ऑफ एंड ऑन, द अबव सेंटेंस मीन्स। ऑफ एंड ऑन इसमें एक अलग से एडीएम लगा दिया गया। इसका मतलब हिंदी में जब देखेंगे आप लोग तो वो था कभी कभी, यानी कि यदा कदा। तो कभी कभी का अर्थ में जो प्रयुक्त हो रहा है वो आपको बताना है। ही विजिट्स मी रेगुलरली, ही विजिट्स मी एट इंटरवल, ही विजिट्स मी ओकेजनली या फिर नन ऑफ एबव। तो देखिए दोस्तों सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है ही विजिट्स मी ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब क्या होता है, कभी कभी होता है। तो इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ही विजिट्स मी ओकेजनली, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, चूज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर हैविंग इनफाइनाइट नॉलेज। यानी कि जब बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, यानी कि सब कुछ जानने वाले को क्या कहा जाता है, ओमनीसिटेंट, ओमनीवोरस, ओम्बिड्समैन या फिर ओमनीपोटेंट पोटेंस।
तो दोस्तों इसमें आपको बताना सर्वज्ञ जो होता है वो ऑमनीसिएंट को कहा जाता है। ऑमनीसिएंट को क्या कहते हैं, इसे हिंदी में सर्वज्ञ कहा जाता है, इंग्लिश में इसका वन वर्ड होता है। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। He had leave when his boss discovered what he had been doing. The underlined word can be replaced by the phrase. तो दोस्तों इसमें आपको डिस्कवर्ड के लिए कौन सी फ्रेज प्रयुक्त हो सकती है इसके बारे में बताना है। लुक आउट, मूव आउट, वॉक आउट या फिर फाउंड आउट। तो इसका मतलब हुआ कि दोस्तों ही हैड टू लीव, उसे छोड़ना पड़ गया जब उसके बॉस ने उसे देख लिया कि वह क्या करता है। तो यानी कि उसके बॉस ने उस पर निगरानी रखी। निगरानी रखने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, लुक आउट जो होता है इसका मतलब होता है किसी पर निगरानी रखना, नजर रखना, चुपचाप उसकी निगरानी करना। तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, लुक आउट इसके स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथ ही साथ दोस्तों बताना चाहूंगा कि वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें ताकि वो भी इस वीडियोस को देखते रहें और साथियों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मैं डेली आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस लाता रहता हूं। अब अगला क्वेश्चन है, नीम फिल इन द ब्लैंक आर यूज्ड टू कीप ऑफ द पेस्ट्स। लीफ, लीव, लीव्स या फिर लीव्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है लीव की सही कौन सी फॉर्म प्रयुक्त की जाएगी। नीम की पत्तियों की बात की जा रही है, तो देखिए एक पत्ती की तो बात की नहीं जा रही, बहुवचन में लीव को लीव्स लिखा जाता है। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लीव्स, नीम लीव्स हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कॉटन क्लॉथिंग अलाउज योर स्किन टू फिल इन द ब्लैंक, ब्रीथ, ब्रीद, ब्रीथ या फिर ब्रीदिंग। तो देखिए दोस्तों टू लगा है, टू के बाद कभी भी आईएनजी फॉर्म प्रयुक्त नहीं होती, तो ये डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया। अब आपको बताना ब्रीद और ब्रीद में कौन सा सही होगा। देखिए ये वाला जो ब्रीद दिया गया है इसका मतलब जो होता है ये प्रयुक्त होता है नाउन के रूप में और ये वर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है। और यहाँ पर जो लगेगा वो वर्ब के रूप वाला लगेगा। तो कॉटन क्लॉथिंग, तो यहाँ पर ब्रीद ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉटन ए नंबर ऑप्शन इस प्रकार से लिखा जाएगा, ब्रीद यही बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ सेंटेंस कैन बी फिल इन द ब्लैंक अप इनटू मीनिंगफुल सेगमेंट, डिवाइडेड, डिवाइडेड। इसमें आपको डिवाइडेड की सही फॉर्म बतानी, चूंकि यहाँ पर कैन भी लगा है तो डिवाइडेड ही लगेगा, डिवाइड नहीं लगेगा। तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड अप इनटू मीनिंगफुल सेगमेंट्स। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है, साथ ही साथ इन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, तैयार करते रहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको निश्चित एग्जाम में मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग 10 क्वेश्चन आपसे आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन हो सकता है आपसे पैराग्राफ से पूछ दिया जाए, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एंटोनिम, सिनोनिम इसी प्रकार का आएगा। और बाकी 9 क्वेश्चन जो होंगे वो इस पर ही आधारित होंगे, ग्रामर पर आधारित, और जो आपके अन्य चीज़ें होती हैं इंग्लिश की उस पर आधारित होंगे। तो इन चीज़ों को अच्छे से देखते रहिए, इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट की अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए हो मेरी बुक की, जिसमें मैंने आपके लिए लगभग 1600-1700 क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं, उसे पाने के लिए आप लोग डायरेक्ट मुझे कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा, वो आपको पूरी डिटेल्स व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी। अब अंतिम क्वेश्चन है, हिज ओपिनियन डज नॉट फिल इन द ब्लैंक माई जजमेंट, इफेक्ट, अफेक्ट, अफेक्ट या फिर अफेक्ट। तो दोस्तों नीचे वाले दोनों तो गलत दिए गए, ऊपर वाले सही है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा अफेक्ट सही होगा। जो बाद वाला पहले ए नंबर में इफेक्ट दिया हुआ है ये मेनली प्रभाव होता है इसका मतलब, और ये नाउन के रूप में प्रयुक्त होता है। ये इफेक्ट जो दिया गया है वर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है और यहीं पर ये सही बैठेगा। इफेक्ट इसका मतलब होता है प्रभावित करना। हिज ओपिनियन डज नॉट अफेक्ट माई जजमेंट, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके 26 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसे अच्छे से देख लीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। कल सुबह आपके लिए एक नया पार्ट लेकर फिर से आएंगे, तो उसे भी जरूर देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों।